So today we will do beta problems on Bohr model. ठीक, problems या numericals या problems on Bohr model. Problems on Bohr model. बोहर थ्योरी जो थी उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी या जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात बोहर ने हमें एनर्जी निकालनी सिखाई एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसने बोला ईच एंड एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होता है उसकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो एक तो हमें उसने एनर्जी निकालनी सिखाई थी और उसने कहा था कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ nth शेल का होता है -2π² m e की पावर 4 k² z² अपॉन n² h²। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने पिछली बार तुम्हें डिराइव करके दिया था सारा का सारा। ये कहां से आया, क्या है, किस तरह का है, ये फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी के लिए था, तो ये तुम पिछली बार डिराइव कर चुके। रही बात, दूसरी बात उसने कही कि हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। अब जो रेडियस था nth शेल का रेडियस, दूसरी बात हम रेडियस निकाल सकते थे। रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया गया था, n² h² अपॉन 4π n² h² अपॉन 4π m k z e का स्क्वायर, m k z e का स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बेटा। दिस वाज द डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस। इसी तरह से एक हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ nth शेल। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ nth शेल के लिए 2π k z e स्क्वायर अपॉन nh, 2π k z e स्क्वायर अपॉन nh। ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशन आपको पिछले लेक्चर में करवाई थी बेटा मैंने। ठीक, जिसको भी नहीं आती होंगी बोहर मॉडल की कैलकुलेशन द्वारा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास थी, लेकिन हम इसमें सब कुछ जानते थे। हम ये जानते थे कि 2 तो चलो ठीक है, 2 होगा ही, पाई की वैल्यू हमें पता है। मास किसका भरते हैं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। E is चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें पता होता है। ठीक, E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो नोन 1.602 × 10⁻19 कूलम। और बेटे K इज आल्सो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, H की वैल्यू भी पता होती है। तो इससे हमने इस सारी वैल्यूज को पुट करके एक फॉर्मूला निकाल दिया था कि E ऑफ n जो होगा वो -13.6 इंटू z² अपॉन n²। इन सब की वैल्यूज जब पुट की तो वैल्यू पुट करके हमने जो फॉर्मूला ड्रॉ किया वो ये आ गया। ऊपर वाले में सिर्फ n और z जो थे वो वेरिएबल थे, बाकी सबके वैल्यूज हमें पता थे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से हमने निकाला। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो बेटा आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो। यानी 1.602 × 10⁻19 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर जूल में निकालना होगा तो जूल में यही वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻19 z² अपॉन n² होगा। ठीक है, दैट इज जूल पर एटम। ये जूल पर एटम जो है उसमें निकल गया। ठीक, कैसे निकला है तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट करना है जूल में, तो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 1.602 इंटू 10⁻19, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल, वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है जी, वहीं पर
अगर मैं इसको किलो जूल पर मोल में करना चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट टू डू इट इन किलो जूल पर मोल, तो En इज इक्वल टू -1312 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर किलो जूल पर मोल हो जाएगा। बेटा ये एक एटम के लिए था। अगर एक एटम को मोल में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली एटम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6.023 into 10⁻23, और मोर ओवर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1 10⁻³ इनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाया करती है। बेसिकली देखा जाए इस सारी वैल्यू को अगर मैं ऐसा करूं, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो 6.023 into 10⁻20 से मल्टीप्लाई करूं इस सारी वैल्यू को, तो बेटा फिर हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाती है। तो हम चाहे ये फॉर्मूला लें, चाहे हम ये लें, चाहे हम ये लें, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स। अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये वैल्यू यूज होगी, अगर जूल पर एटम है तो ये वैल्यू यूज होगी, और अगर किलो जूल है तो ये वाली वैल्यू यूज होगी किलो जूल पर मोल के हिसाब से। ठीक, तो ये हमने पिछली क्लास में निकाल दिया था। तो वेदांश जी का हाथ खड़ा था, जल्दी बोले क्यों भाई? सर मेरा नहीं था। हाँ जी बेटे, सर मैं कह रहा हूं मेरा। ओके कोई बात नहीं। तो बेटे ये हमारे पास जो था ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड, पहले हम सारे एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ऑल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, और फिर चलेंगे रेडियस पे, फिर निकालेंगे वेलोसिटी को, ऐसे बारी बारी करके सबको निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम एनर्जी पे निकालेंगे, एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, हम इसमें से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। से मैं आसानी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यानी मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही निकालूंगा। अभी तुम चाहो जूल में निकाल सकते हो तो ये वैल्यू ले लेना, या किलो जूल में पर मोल में ये वाली वैल्यू ले लेना, कोई भी एक वैल्यू लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो पहले भी किए हो, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अभी हम पूरे एनर्जी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बोर मॉडल पे कर रहे हैं। हमें बोला फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, पहला था फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड था थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, फिर था फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये चार ऑर्बिट्स की एनर्जी पहले निकालनी है मेरे को। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, चारों की निकालनी है। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। तो फॉर्मूला तो ये था, फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू हो गई 1, और हाइड्रोजन का z भी क्या होता है 1। तो E1 ऑफ हाइड्रोजन जो आ गया वो आ गया -13.6 इंटू, ऊपर था z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, नीचे n का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फर्स्ट शेल की एनर्जी आ गई। दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी। इसी तरह से अगर सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी बोलेंगे तो N2 हो जाएगा और Z1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का Z तो 1 है ही। तो यहां पर E सेकंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो -13.6, ऊपर Z है, Z की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय N, N की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि N स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहां वैल्यू आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास कौन से ऑर्बिट की भाई? ये वैल्यू आपके पास आ गई सेकंड ऑर्बिट की। अब ऑर्बिट थर्ड की, तो n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, रादर 3 है तो 3 होगी।
थर्ड शेल है तो 3 होगी, और Z हाइड्रोजन है तो 1 ही होगा। तो E3 फॉर हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का E3 -13.6 इंटू Z तो अभी भी 1 है, और N3 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया। ठीक, आंसर आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही फोर्थ शेल की एनर्जी देखी। अब फोर्थ शेल की जब एनर्जी देखे हाइड्रोजन की, तो N4 आ गया, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.85, तो यहां आ गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे हमने बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है, आप चाहो तो जूल में निकाल सकते हो। ये वैल्यू आपने जो यूज करनी है उसके हिसाब से आप सोच लो। आप इसको जूल में निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको किलो जूल पर मोल से निकाल सकते हो। ऊपर तीनों एक्सप्रेशन आपको मैंने लिखवा दिए थे, ठीक है जी। पर इन सब बातों से एक बात समझ में आई, जब हम यहां से यहां चले, ठीक, फिर यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो कम होती गई, लेकिन माइनस में जो वैल्यू जितनी कम होती है एक्चुअली वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है ना। माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी है एक्चुअली उतनी बड़ी, है ना। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट is less than energy of second, which is less than energy of third, which is less than energy of fourth। ठीक, मतलब ये हो गया कि एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग as we move away from electron, away from nucleus। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 10.2 का। 13.6 माइनस 3.4, डिफरेंस कितना आ गया 10.2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 1.approximately 5 का, अप्रोक्सीमेटली 1.5, 1.9 रादर, माइनस करोगे 1.9, 1.89 टू बी वेरी प्रिसाइज। इसके मुकाबले डिफरेंस कम हो गया। हम इससे आगे चले जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस और भी कम देख रहे हैं हमारे को, यहां पे 0.66 का डिफरेंस आ गया। तो ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है लेकिन डिफरेंस इन एनर्जी कम होता जा रहा है। एनर्जी बढ़ रही है पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता चला जा रहा है। कहने का मतलब इसका मतलब हो गया कि E2 माइनस E1 is bigger than E3 minus E2, which is bigger than E4 minus E3। यानी जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा, यानी एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस। ठीक है जी, एनर्जी बढ़ रही है लेकिन एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा डिफरेंस इन एनर्जी फर्स्ट और शेल में होता है, फर्स्ट और सेकंड शेल में मैक्सिमम डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम डेल्टा ई यानी एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम वो 1 और 2 के बीच में होता है। आप ये समझ लो ना कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसको अगर मुझे बाहर निकालना है, इसकी एनर्जी -13.4 है, अब इसको मुझे बाहर निकालना है इस एटम से, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 13.4 एनर्जी दूंगा तो यहां से टूट के ये बाहर चला जाएगा। क्योंकि पिछली बार बताया था ना कि जितनी एनर्जी माइनस में है उतनी एनर्जी से जुड़ा है, उतनी एनर्जी दोगे
तो उसकी एनर्जी जीरो होगी, जीरो हो जाएगी तो वो इन्फिनिट पे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 13.4। उसमें से 10.2 तो यहीं पहुंचाने के लिए देनी पड़ेगी। 10.2 तो यहीं पहुंचा, फर्स्ट से सेकंड पहुंचाने में 10.2 देनी पड़ेगी, फर्स्ट से सेकंड पहुंचाने में ही 10.2 देनी पड़ेगी। और उससे आगे इंफिनिटी तक ले जाने के लिए सिर्फ 3.4 देनी पड़ेगी। कहने का मतलब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम कहां है? एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम किसके बीच में है बेटा? फर्स्ट और सेकंड में है। फर्स्ट से सेकंड पहुंचाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद तो एनर्जी कम लगती है। जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक कंपटीशन का क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज इधर ध्यान देंगे और एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं मिटाता भी जाऊंगा ना। क्वेश्चन हमें बोल दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, in which of the following transition energy absorbed or released is, हम रिलीज की बात करें, एनर्जी रिलीज्ड इज मैक्सिमम, एनर्जी रिलीज्ड इज मैक्सिमम। ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे गिरना या नीचे से ऊपर जाना, एक शेल से दूसरी शेल पे जाना, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। यहां पे ए ऑप्शन दिया है N2, N2 एक्साइटेड स्टेट, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, जहां से वो नीचे गिरना है, एक्साइटेड स्टेट। मान लो N2 दे दिया 100 और N1 ग्राउंड स्टेट मान लो वो दे दिया है आपने 10 या 3 दे दिया है, ठीक। बी दे दिया है N2 10 और N1 से 3 या 2 ही ले लो, ठीक। सी दे दिया है N2 2 N1 1, डी दे दिया है N2 3 N1 1। मतलब हमसे बोला कि कहां एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगी? जब इलेक्ट्रॉन 100th ऑर्बिट से थर्ड पे गिरा, या 10 से 10th ऑर्बिट से सेकंड पे गिरा, या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे गिरा, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे गिरा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही कहां है? मैक्सिमम डिस्टेंस ही कहां है? 1 और 2 में, है ना भाई? तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन 1 पे गिरेगा 2 से, ठीक। समझ में आती है मेरी बात? कहने का मतलब यहां से अगर 100 शेल भी ले लो तो यहां से यहां तक तो सिर्फ 3.4 एनर्जी तक ही होगा, उसके बाद 10.2 तो सेकंड से यहां गिरने के लिए होगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? फर्स्ट और सेकंड में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा हमने पहले N1 देखना है। क्या देखना है? N1। N1 छोटे से छोटा होना चाहिए। N1 कौन सा? ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले N1 देखना है, N1 छोटे से छोटा होना चाहिए। अब छोटे छोटा N1 कहां है भाई? कहां है? यहां और यहां। इसका मतलब ना तो ये हो सकता है, ना आंसर ये हो सकता है। N1 छोटे से छोटा होना चाहिए। पर अगर N1 बराबर हो, अगर N1 बराबर हो तो N2 देखना है। अगर N1 बराबर नहीं होता, मान लो यहां पे मैंने 2 दिया होता, तो आंसर सी लगा देते, छुट्टी। आंसर क्या आ जाती? सी। क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या देखना है? N1 स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले देखो N1 स्मॉलेस्ट होना चाहिए, वहां एनर्जी रिलीज मैक्सिमम हो सकती है। पर जहां N1 बराबर हो जाए, जहां N1 बराबर हो जाए वहां N2 देखना है। पहले तो N1 देख के आंसर लगा देना है, पर अगर N1 दो जगह पे सेम है तो N2 देखना है, और N2 बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक। इन दोनों में से ये दो नहीं हो सकते, क्योंकि N1 हमने छोटा छोटा देख लिया, ये इन दोनों में है। इन दोनों का N1 बराबर तो N2 देखा, तो अब आंसर आपका ये आ गया। तो बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले देखोगे N1 छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक। अगर वो बराबर है तो N2 देखना, नहीं तो नहीं देखना।
अगर बराबर है तो N2 देखना, N2 बड़े से बड़ा चाहिए, N1 छोटे से छोटा, N2 बड़े से बड़ा। अब क्यों भाई? देखो भाई एक बात सिंपल है, ये मान लो हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है। अब ये तो समझ में आ गया कि यहां से यहां एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरता है तो 10.2 देता है, अगर यहां से यहां गिरा तो बेटा ज्यादा एनर्जी देगा ना, यहां तो इतनी एनर्जी देनी थी, यहां ये भी देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये वाला ज्यादा एनर्जी देगा, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यहां से यहां कम मिलेगी। ठीक, तो ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन के लिए N1 छोटे से छोटा, N2 बड़े से बड़ा होना चाहिए। पर पहले N1 देख लेना है, अगर N1 छोटे से छोटा है तो बेटे फिर N2 देखने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपके पास N1 बराबर होता है, छोटे से छोटा देख लिया और वो अगर बराबर है तो N2 देखना, N2 बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो फटाफट सारे बच्चे लिख के बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। खास करके निधि, आपको बताना है ये बात समझ में आई कि नहीं, लिख के फटाफट से बता निधि बेटा। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर अगर यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी की जगह मिनिमम एनर्जी लिखा होता तो first होता। वो तो सॉल्व करना पड़ता है ना भाई, कौन सी एनर्जी है कौन सी नहीं, किससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। पर बेटे इसी तरह से एक और क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। हमसे ये बोल दिया कि आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी से इफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन देखेगा और लिख भी लीजिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन is given 6.8 electron volt of energy, it will be excited to which shell? It will be excited to which shell? अब हमें यह बताना है कि कभी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, कितनी दी? 6.8, तो वो कौन से शेल तक पहुंच जाएगा? क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना बोर मॉडल में कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो वो ग्राउंड शेल से कहीं एक्साइट हो जाता है। तो अगर मैंने बोला कि 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा, तो बता सकते हो कहां तक पहुंचा? आप बोलोगे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से सेकंड तक जाने के लिए मिनिममली 10.2 एनर्जी चाहिए। 10.2 से कम एनर्जी जो है वो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कम से कम उतनी एब्जॉर्ब करता है जितने से किसी न किसी शेल पे पहुंच सके। यानी मिनिमम एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब इन फर्स्ट शेल, मिनिमम एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब इन फर्स्ट शेल इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे कम दोगे तो ये कहीं पे भी एक्साइट नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्साइटेड। तो कम से कम 10.2 देनी पड़ेगी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली आ गया होगा ना। yes. इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, ये मिटा दो जी, लिखते जाना साथ साथ में, टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये मिटा रहा हूं। अब इसको चेंज कर दिया, मैंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी ऑफ 11 किलो जूल, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब ये कहां जाएगा?
11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद कहां जाएगा? देखो बेटा, इसका भी आंसर मजेदार है, इसका भी आंसर है नोवेयर। इंटरेस्टिंग, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, वहीं रहेगा। क्यों भाई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो भाई, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो उसको एनर्जी 10.2 लेनी होगी, ठीक। अगर उसको फर्स्ट से थर्ड पे जाना है तो 10.2 प्लस 1.9, ये और थर्ड पे जाने के लिए और एनर्जी चाहिए। देखो, फर्स्ट से सेकंड के लिए इतनी, थर्ड के लिए जाने के लिए इतनी प्लस हो गई, यानी थर्ड जाने के लिए उसको 12.1 एनर्जी चाहिए, 12.1। और 12.1 कहां से आई? दैट इज 10.2 प्लस 1.89, अप्रोक्सीमेटली 12.1 एनर्जी चाहिए थर्ड पे जाने के लिए। इसके बीच की एनर्जी वो कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिससे वो किसी न किसी शेल पे पहुंच सके, उसकी बीच की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। समझ में आई? यानी वो एब्जॉर्ब करेगा यहां तो 10.2, तो अगर 10.2 दोगे तो चलेगा, सेकंड पे जाएगा। यहां एब्जॉर्ब करेगा 12.1, 12.1 से वो थर्ड पे आ जाएगा, लेकिन इसके बीच की कोई एनर्जी दोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर फोर्थ तक पहुंचना होगा तो बेटा 12.1 में ये और ऐड कर दो। तो यहां पे हमें एनर्जी चाहिए होगी 12.76 या 77 या 76, इतनी एनर्जी चाहिए। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड पे जाना है तो 10.2, सेकंड पे जाना है तो कितनी चाहिए? 10.2, थर्ड पे जाना तो कितनी चाहिए? 12.1, फोर्थ पे जाना है तो कितनी चाहिए? 12.76। इसके बीच की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जैसे ये एनर्जी 11.1 थी, इससे ना यहां पहुंचना था, बीच वाली इसने एब्जॉर्ब करनी नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 10.2 यूज कर लिया, बाकी फेंक दी। बेटा, फोटोन को तोड़ा नहीं जा सकता, फोटोन सिंगल होता है ना, टुकड़े थोड़ी करेंगे उसके। तो 11 का 11 एब्जॉर्ब करना चाहिए था, वो करेगा नहीं। तो यहां तो 10.2 होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तो 10.2 लिखा होता तो बोलते सेकंड पे चला गया। 11.1 लिखा 12.1 लिखा होता, सेकंड पे चला गया, बीच की वैल्यू नहीं होगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 12.5 भी लिख दिया होता तो भी आंसर नोवियर होता, क्योंकि फोर्थ के लिए 12.76 चाहिए, फोर्थ के लिए 12, इसके बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? यानी एक सिंपल बात कर लेना, कभी भी अगर आपको ये तो चलो वैसे दिमाग में रह जाएगा कि पहले शेल के लिए 10.2, दूसरे के लिए 12.1 चाहिए, तीसरे में पहुंचने के लिए, चौथे में पहुंचने के लिए 12.76 चाहिए, इसके बीच की वैल्यूज नहीं चाहिए। पर अगर कभी ऐसे आ भी जाए कितनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, जो एनर्जी दी डेल्टा ई, वो शुड बी En माइनस E1 होनी चाहिए। इससे n निकाल लेना है। जैसे ये एनर्जी अगर मान लो आपको दी थी से 12.76, बोला 12.76 एनर्जी दी है, यहां पे दी 12.76, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करेंगे, और En को लिख देंगे माइनस 13.6 इंटू हाइड्रोजन होगा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, जिसका हमें नहीं पता है। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट शेल की एनर्जी 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, तो 12.76 इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाय n का स्क्वायर, क्योंकि Z की वैल्यू 1 है, माइनस यहां 13.6, यहां से n निकाल लेना है। यहां से क्या निकाल देना है? n निकाल देना है।
यहां से n निकाल देना है। यू हैव टू कैलकुलेट n फ्रॉम हियर। जब यहां से n निकाल लोगे तो आपके पास आएगा कौन सी शेल में आ जाएगा। अगर n फ्रैक्शनल आ गया 2.3 2.4 तो मतलब कहीं नहीं जाएगा, देन आंसर इज नो वियर। अगर कोई होल नंबर आ गया 2 आ गया 3 आ गया तो बस वो n उस शेल पे पहुंचेगा। तो बेटा जब भी कभी आपको दिया हो एनर्जी इतनी है तो आप उस एनर्जी को ठीक पुट कर दो En माइनस E1 के बराबर। En कैसे निकालना है, हमने ये फॉर्मूला लगाया था En के लिए, और E1 कितनी होती है -13.6। तो इसमें से -13.6 कर दीजिएगा, यहां माइनस और माइनस प्लस हो गया इसलिए यहां प्लस लिखा, और यहां से n स्क्वायर निकाल देना, फिर n निकल जाएगा। वो n आपकी एक्साइटेड स्टेट होगी जहां तक वो पहुंचा होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हुई, अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हुई तो कहीं नहीं पहुंचेगा। कहना फ्रैक्शनल वैल्यू से कहीं नहीं पहुंचता। निधि बेटे समझ में आ गया, शाबाश, निधि का यस आ गया है। ओके, तो बाकी सबका भी यस आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया। ठीक, सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अब आगे देखिए बेटा, ये तो एनर्जी डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा, एनर्जीज के बारे में क्वेश्चन पढ़ा। ठीक, अब अगली बात देखो, हमने यहां पे एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन की निकाली थी, हमने सिर्फ एनर्जी हाइड्रोजन की निकाली थी। अब मैंने फिर से क्वेश्चन दिए तुम्हारे को, अब मैं कह रहा हूं कि आपने बोला है फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा कि फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड या फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, दूसरा है फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। ये दो क्वेश्चन और दे दिए, ठीक है जी। आप देखिए हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी आ गई थी, अब हीलियम की एनर्जी देखो बेटे, हम ऐसे लिख सकते हैं E1 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज -13.6। ठीक, Z हीलियम का कितना होगा, हीलियम का Z2 होगा, शेल कौन सी दी है 1, तो N1, तो Z का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसी तरह से अगर E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव निकालते हो तो -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि Z ऑफ लिथियम विल बी 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करी हमने लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, करो सॉल्व इसको, -122 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, यस, -122.4। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू बड़ी या ये वैल्यू बड़ी या ये वैल्यू बड़ी, कौन सी वैल्यू बड़ी है? हाइड्रोजन की बड़ी कि हीलियम की बड़ी? तो इससे समझ में क्या आता है, समझ में आता है कि E1 of hydrogen is more than E1 of helium 1 positive, which is more than E1 of lithium 2 positive, which will be more than E1 of beryllium 3 positive। मतलब एनर्जी is inversely proportional to Z। सर यहां तो डायरेक्टली था, पर बेटा साइन आगे माइनस का था ना, तो यहां से समझ में आता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से एनर्जी कम होती जाएगी सेम शेल में। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल decreases with increase
in atomic number. बोलो ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, ऑब्वियसली हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अब अगला यहीं पर इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द एनर्जी ऑफ, वही क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब देखो भाई, हीलियम के लिए Z की वैल्यू हो गई 2 और यहां सेकंड शेल है तो N की वैल्यू भी हो गई 2। तो बेटा जी एनर्जी ऑफ सेकंड शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू N हो गया 2 का स्क्वायर, Z हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसल, आंसर इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं E3 ऑफ लिथियम की बात करूंगा, लिथियम 2 पॉजिटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 और शेल भी कौन सी है 3, तो ऐसे केस में -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, अगेन कैंसल, आंसर इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब बेटे जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी चीज का, ठीक उसी नंबर की शेल की एनर्जी हमेशा हाइड्रोजन शेल के बराबर होती है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के बराबर होती है। मतलब E1 ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू E2 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, which should be equal to E3 of lithium 2 positive, which should be equal to E4 of beryllium 3 positive। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बच्चों ये क्वेश्चन सारे समझ में आए आपको कि नहीं आए? जल्दी बोलना यस और नो। तो ये सिंपली हमने एनर्जीज निकाली, फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल की, थर्ड शेल की। ठीक है, कैसे कैसे निकाली है। अब देखो बेटे इधर ध्यान दो, ये मिटा रहा हूं, ये सब नोट कर लिया होगा तुमने। अब आगे देखिएगा, देखो अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी हमने देखी है तो वो तो ये है हाइड्रोजन की, तो ये वैल्यू देखा जाए तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख देते हैं En इज इक्वल टू E1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो चाहे जो भी हो, यहां पे E1 की वैल्यू हाइड्रोजन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है पर एटम, या फिर यही वैल्यू इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू पावर -19 जूल पर एटम हो सकती है, या फिर यही वैल्यू -1312 किलो जूल पर मोल हो सकती है, डिपेंडिंग हमारे को क्वेश्चन किस चीज में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जूल पर एटम में दिया है, किलो जूल में दिया है, उसके हिसाब से वैल्यू यूज कर लेने। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिखने से हमें ध्यान में रखना आसान नहीं रहेगा, मतलब मुश्किल नहीं होगा, आसान नहीं हो जाएगा, पर यहां से फिक्टिशियस वैल्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस वैल्यू क्वेश्चंस? आपको बोला, ध्यान देना इधर, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन energy of electron in first excited state of helium 1 positive is, first excited state of helium 1 positive is x kilojoule minus x kilojoule. Find the
find the energy in first shell of doubly ionized lithium. अब बेटा ये डबली आयनाइज्ड लिथियम क्या है? ये सिर्फ तुम्हारा लल्लू बनाया है। डबली आयनाइज्ड लिथियम का मतलब Li2 पॉजिटिव और कुछ नहीं। तो डबली आयनाइज्ड से घबराना नहीं है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बस इसको शब्दों में लिख दिया है। अब देखो बेटे, क्वेश्चन देखेगा, उसकी सॉल्यूशन देखिएगा। हमें बोला एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है फर्स्ट शेल में। क्योंकि बोहर की जो कैलकुलेशंस हैं वो सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा फर्स्ट शेल में, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड शेल। तो यानी यहां पे E2 दे रखा है हीलियम का, हीलियम 1 पॉजिटिव का E2 दे रखा है x किलो जूल, -x किलो जूल, और हमसे E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव पूछा है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन। देखो, अगर आप +1 में इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमें स्टेप्स दिखाने होंगे। तो +1 में क्वेश्चन कैसे करोगे? आप बोलोगे E2 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज E1 ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z² अपॉन n² होता है। तो आप बोलोगे E2 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, E1 ऑफ हाइड्रोजन, Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 और n भी 2। क्यों बेटा? सेकंड n था और Z तो 2 ही होता है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है x, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? x। तो -x इज इक्वल टू E1 ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हम E1 ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से हम E1 ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, और फॉर लिथियम E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज E1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z² अपॉन n²। इसमें ये E1 ऑफ हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, तो E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहां सॉल्व किया था -x, लिथियम का Z 3 का स्क्वायर और n 1 का स्क्वायर, तो E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आ गया -9x किलो जूल। मतलब ये हुआ कि हमने जो गिवन वैल्यू है उससे फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको यहां पुट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी। सर हमें तो E1 ऑफ हाइड्रोजन मालूम था सर। बेटा वो तब मालूम था अगर वैल्यूज फिक्टिशियस ना हो। x गिवन इज अ फिक्टिशियस वैल्यू, हमें क्या पता है क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी हो तो जरूरी नहीं वो ऐसे ही कैलकुलेट की गई हो सकता है वो आपको उल्लू बनाने के लिए कोई भी वैल्यू दी गई हो। तो बेटा +1 में अगर किसी एक चीज की वैल्यू दी गई होगी, उससे आप E1 की वैल्यू हाइड्रोजन की निकालेंगे, दूसरे की पूछी होगी तो उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो, जल्दी बोलने का यस। लेकिन कंपटीशन में हमारे पास इतना समय नहीं होता। कंपटीशन में इतना थोड़ी एक की वैल्यू निकाले दूसरे को निकाले, मुश्किल होता जाएगा यार। जस्ट यहां से E1 ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू निकाली, हमें ये वैल्यू दी गई थी और फॉर्मूला ये था, Z हमें पता था, N हमें पता था, यहां से E1 निकाली और इस वाले में E1 में वो पुट कर दी, बस क्लियर हो गया। लेकिन कंपटीशन में इतना समय नहीं है। हमें एक बात तो जरूर समझ में आ रही है कि E जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो कांस्टेंट ही है, ये Z² यानी E जो है यहां से समझ में आ रहा है इज प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n², क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। इसलिए हम एक रेशो ले सकते थे E1 बाय E2 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ले सकते थे।
Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। यानी हम बोल सकते थे कि E1 बाय E2 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर बाय Z2 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। हम ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक, कंपटीशन में ऐसे यूज करेंगे। जैसे मान लो E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव निकालने को दिया है, E2 ऑफ हीलियम हमें दिया गया है, इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा Z ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू N उल्टा जा रहा है तो N ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का स्क्वायर। 1 वाला Z ऊपर, लिथियम वाला ऊपर, 1 वाला N नीचे, लिथियम वाला नीचे। इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये निकालना था E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू x दे रखी थी -x, लिथियम का Z3 का स्क्वायर था, हीलियम का Z2 का स्क्वायर था, हीलियम का एटॉमिक ये जो ऑर्बिट था वो सेकंड दिया गया था 2 का स्क्वायर और लिथियम का 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाता था। तो E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज -x into 9, अगेन -9x आ जाता है। तो यानी +1 में हमने यहां से वैल्यू निकाली, यहां पुट की, और कंपटीशन में डायरेक्ट E1 by E2 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर बाय Z2 का स्क्वायर इनटू N2 का स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। याद रखना E जो यहाँ पे 1 है तो Z 1 है, ये वाला ध्यान में रखना ना कि हमारे पास E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z by N। बोलो भाई, बात समझ में आई कि पिछली भी चलेगी? उम्मीद करता हूं ऐसे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना जी। अब अगली बात ध्यान दीजिएगा आगे। अब बात करेंगे आगे, ठीक। तो नेक्स्ट कहानी हमारे पास क्या है? देखो बेटे, अब हमें बोला फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second Bohr orbit of lithium 2 positive, ठीक। just a second, something went wrong. The question is find the expression of potential energy of electron in second Bohr orbit of lithium। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन, ठीक। देखो बेटे, अब हमें एक्सप्रेशन करना है तो लंबा चौड़ा नहीं करना है। हम ये तो जानते थे, आपको बताया था अभी, E of n is -2 pi square me की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला था? एनर्जी का यही होता है कि नहीं होता है? और आपको ये मैंने कल परसों जब निकलवाए थे, मैंने बोला था ये बात ध्यान में रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। याद है ना भाई? पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। बोलो, बताया था ये कि नहीं? यस, अगर नहीं बताया तो ध्यान दो। सो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं nth शेल की,
तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें ऊपर क्वेश्चन में जो n है वो दिया सेकंड, और जो z है लिथियम के लिए वो दे रखा है 3। तो इसको पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड शेल इन लिथियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम ई की वैल्यू 4 के स्क्वायर z की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ठीक इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये कैंसल यहां से वैंसल एंड -9 पाई स्क्वायर एम ई की वैल्यू 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकला है। सर मैंने यही निकाला था ना, आंसर में के नहीं दिया हुआ था, तो क्या हो गया? के की सीजीएस की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो के दिया हो ना दिया उससे नहीं घबराने का, बाकी वैल्यू आपके सामने है। ऐसी किसी भी शेल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पूछा हो, बोलो निकाल लेंगे अपन। और वहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, बोला फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक बार ये पोटेंशियल एनर्जी वाला समझा दो, समझ नहीं आया। बेटे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है हमेशा। यस सर। ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमने पिछली बार सॉल्व किया है उसका, यू कैन से आपने जो डेरिवेशंस की थी। यस सर। हम करके बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ट्वाइस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, उसमें z और n पुट किया, आंसर निकाल दिया। बोलो क्लियर? यस सर। सिमिलरली अब हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो बेटा हमें यह पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ एनर्जी टोटल होती है, यानी उसकी वैल्यू सेम होती है लेकिन सिर्फ उसका साइन अलग होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो माइनस इनटू ई टोटल की वैल्यू -2 पाई स्क्वायर एम ई वैल्यू 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम ई की वैल्यू 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बेटा जी यहां के लिए n की वैल्यू कितनी है? सेकंड, और हीलियम के लिए z की वैल्यू भी क्या होती है? 2। तो बेटा जी यहां 2 और 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 2 पाई स्क्वायर एम ई की वैल्यू 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, क्योंकि z और n कैंसिल हो जाएगा। बोलो बेटा एक्सप्रेशन निकालने आगे कि नहीं आगे? तो किसी भी ऑर्बिट का एक्सप्रेशन पूछा हो निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी। और मोर ओवर कभी कभी ऐसा हो सकता है इसमें मास भी भर दिया, ये तो वैल्यूज कांस्टेंट है सारी की सारी, हमें पाई भी पता है, हमें एम भी पता है, हमें ई भी पता है, हमें एच भी पता है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं? पूरी वैल्यू सॉल्व हो सकती कि नहीं? क्योंकि ये सारी वैल्यूज पता है, 9 पता है, पाई पता है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, पुट करो सब कुछ निकाल सकते हो। तो ऐसे टोटल वैल्यू भी निकल सकती है, एक्सप्रेशन भी निकल सकता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। नाउ
यहीं पर अगर मैंने एक्सप्रेशन की जगह पहले से ही बोला होता फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे बोला होता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, potential energy, find the potential energy of electron in second Bohr orbit of lithium 2 positive. potential energy डायरेक्ट बोल, तो हमें पता था कि potential energy is twice of total energy होगी, ये तो पता ही है, अब ये तो होना ही है, ये तो पहले प्रूव्ड है। तो पहले हमें E निकालना पड़ेगा और E सेकंड शेल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का निकालना होगा, और वो हमेशा होगा E1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है जी। तो E2 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, E1 ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इंटू जेड, बेटा यहां पे जेड लिथियम का क्या आएगा 3 का स्क्वायर, बाय एन क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगा ट्वाइस इंटू -13.6 इंटू 9/4, कैंसिल कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -13.6 इंटू 9/2, यानी -122.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी -61.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? ऐसी काइनेटिक एनर्जी पूछी वो निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर पहले ही पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई हो, बोलो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालो, तो भैया टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशनशिप्स मैंने तब भी कहा था करवाते हुए भी कि ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से आगे इस पे काम होगा। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो आ गई तो यस लिखो ताकि आगे चले, नहीं आई तो नो लिखो। देखो बच्चे, ये जो लोग यस नो नहीं लिखते ना, उन्हीं के डाउट रह जाते हैं, और आप अपने टेस्ट में देख लो, नंबर उन्हीं के हैं जिनके यस नो मेरे को डायरेक्टली रोज मिलते हैं। जो बच्चा नहीं लिखता है ना यस नो, उसके ना मार्क्स भी नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। जो पढ़ता है अपनी प्रॉब्लम्स पूछता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाता है, उसके मार्क्स भी आ रहे हैं। अब चलो जी आगे, अब हम बात करेंगे इससे आगे आयनाइजेशन एनर्जीज पे। अब हम डिस्कस करेंगे यहीं से आयनाइजेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम यहां पे पहले डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो बेटे, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट loosely bound electron from isolated gaseous atom, in its ground state, ठीक, कि अगर हमें एक गैशियस एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मोस्ट लूजली यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको निकालना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं।
तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस। हम अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हम यहां पे बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ये किसके बराबर होगी? बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां लेके जाना है आपने? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकाली जा सकती है ई इंफिनिटी माइनस ई ऑफ एन। ई ऑफ एन जिस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसकी एनर्जी और इंफिनिटी की एनर्जी का डिफरेंस। अब एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? शाबाश आर्यन, इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बिकम माइनस ऑफ En। तो सिंपल बात है, आयनाइजेशन एनर्जी हम एनर्जी ऑफ nth शेल निकाल लेते उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, वो जस्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम आगे जब अपन आयनाइजेशन एनर्जी करवाएंगे तब बताएंगे क्या जरूरत है उसकी, अभी कोई बताने की जरूरत नहीं है। वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब करवाऊंगा तो उसमें करवाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को करने इतना समय नहीं मेरे को कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरी तरह से कहां पर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अभी तो सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम उसकी शेल से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएं, बाहर निकाल दें, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी को माइनस ऑफ En हम निकाल दिए क्योंकि ये E इंफिनिटी माइनस En था, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना। अब हमें बोला फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन doubly ionized lithium। अब तुम्हें पता है डबली आयोनाइज्ड लिथियम क्या होता है? लिथियम 2 पॉजिटिव। और हमें यह भी पता है कि अब लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो जो एक बचेगा वो कहां रहेगा? फर्स्ट शेल में ही होगा ना। अगर हमें शेल लिख के नहीं दी है, अगर हमें शेल लिख के नहीं दी है तो हम फर्स्ट शेल मान के चलेंगे। यानी यहां पे Z जो होगा वो तो 3 है और N जहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो 1 है। तो हमें पता चल गया कि E ऑफ 1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव जो होता है वो -13.6, मैं यही लेके चल रहा हूं। आप चाहो तो इसको किलो जूल पर मोल में ले लो तो 1312 ठीक इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ऐसे ले लिए जी। वो पर मोल में, पर एटम में हो तो दूसरी वैल्यू लेना, वो तो हमें डिपेंड करता है, हम पर एटम निकाले पर मोल निकाले, ठीक, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब देखो भाई, इसका मतलब E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव -1312 इंटू Z है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये E1 आ गया। और आयनाइजेशन एनर्जी इज माइनस ऑफ E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव होनी थी। हमने ऐसे लिखना था पहले कि आयनाइजेशन एनर्जी इज E इंफिनिटी माइनस E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी 0 माइनस E1 की वैल्यू निकाली -1312 इंटू 9 बाय 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया आयनाइजेशन एनर्जी का माइनस माइनस प्लस 1312 इंटू 9 किलो जूल पर मोल। बोलो क्लियर? यस सर। सर क्या हमें यहाँ पे किलो जूल पर मोल लेना है? नहीं बेटे, आप यार डिपेंड करते हो ना भी कौन सी वैल्यू आप यूज कर रहे हो। मैंने अभी तक 13.6 से ही करवाए थे क्वेश्चन, अब की बार इससे करवा दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप इसको 2.18 इंटू 10 टू पावर -19 से भी कर सकते थे, बस यूनिट्स वो ही लिख देना बेटा। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ionization energy of electron of in second orbit of helium-1 positive is x kilojoule. Find the ionization energy. Find the ionization energy in of electron in first shell of lithium 2 positive. अब एक की वैल्यू दी है, दूसरे की निकालनी है. जब भी एक की वैल्यू दी हो दूसरे की निकालनी होती है तो रेशियो लेनी होती. यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है. तो जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे कौन सा था? E1 by E2 is equal to Z1 का स्क्वायर by Z2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर by N1 का स्क्वायर किए थे ना. इसके आगे सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही तो आनी है, सिर्फ साइन का ही फर्क होना है. तो इसमें रेशियो ये बन जाएगी. ठीक, तो ऑब्वियसली हमने मान लो हीलियम-1 पॉजिटिव को 1 ले लिया और लिथियम-2 पॉजिटिव को 2 ले लिया. या सिंपल इसको यहां पे लिख देते हैं, हमें लिथियम का निकालना था तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम-2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव इज इक्वल टू Z ऑफ लिथियम-2 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू N ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव का स्क्वायर बाय N ऑफ लिथियम-1 2 पॉजिटिव का स्क्वायर. अब ऑब्वियसली ये निकालना है. हीलियम का x दे रखा है, Z ऑफ लिथियम 3 का स्क्वायर, Z ऑफ हीलियम 2 का स्क्वायर. हीलियम का n कौन सा दिया है? सेकंड 2 का स्क्वायर. लिथियम का n कौन सा दिया है? फर्स्ट 1 का स्क्वायर. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव बिकम्स 9x. बोलो भाई सॉल्व होती है कि नहीं वैल्यू? होती है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये छुटपुट क्वेश्चन हमने किए एनर्जी पे, सिंपल से 2+2 वाले. ठीक, बहुत आसान. एक की एनर्जी दी दूसरी निकालो एनर्जी वगैरह एनर्जी. ऐसे बेटा रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. अब एनर्जी वाले क्वेश्चन से एक थोड़ा सेकंड लेवल क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं. ध्यान ये देना है, अच्छे से समझ लेना है. सेकंड लेवल क्वेश्चन समझ लेना है. ठीक, हमने कहा कि ये कुछ शेल्स हैं. ठीक, ये कुछ शेल्स हैं. हमें नहीं पता ये गिनने मत लग जाओ 1 2 3 4 5 नहीं. मान लिया ये nth लेवल है, ये nth लेवल है. इसके बीच में कितने सारे लेवल होंगे? ये nth शेल है, कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बीच में बड़ी सारी शेल्स है. ये nth लेवल है. लो, बड़े सारे लेवल थे. ठीक, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो nth शेल पे पहुंच गया. nth शेल पे पहुंच गया, बाहर से उसको एनर्जी दी थी. एनर्जी देने के बाद वो nth शेल पे पहुंच गया. अब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, पर वो 2 तरीके से आता है. तरीका नंबर 1, कि वो पहले जब गिरता है, ठीक, तो बोला इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन बनाया मैंने कि बोला इलेक्ट्रॉन
after absorbing energy reaches to nth shell. हमें नहीं पता कौन सी शेल है वो. While coming back to ground state, it follows two options. ठीक, ये दो तरीके से वापस आ सकता है मान लो. ठीक है, ऑप्शन 1 है reaches to first excited state by emitting 2 photons of energy, 10 electron volt and 17 electron volts. ठीक, और ऑप्शन नंबर 2 है reaches to second excited state by emitting 2 photons of energy, 4.25 and 5.95 electron volts. 4.25 and 5.95 electron volts. Find N and Z. ठीक, एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन nth पे गिरा, nth से नीचे गिर रहा है और पहले आ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे. बोलो भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ऑब्वियसली सेकंड शेल. ग्राउंड स्टेट से सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड शेल होगी, यानी वो सेकंड शेल पे गिरता है, 2 बार एनर्जी लूज करता है. एक बार लूज करता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फिर दोबारा लूज करता है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऐसे करके वो सेकंड शेल पे पहुंच जाता है. nth शेल से ऐसे करके वो nth शेल से सेकंड शेल पे पहुंच जाता है. ठीक, फिर हमने बोला कि दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ये भी कर सकता है कि वो पहले एक एनर्जी लूज करे, कितनी? 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और फिर दूसरी एनर्जी लूज करके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे. अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? थर्ड. यानी थर्ड पे पहुंचता है, 2 बार एनर्जी रिलीज करके 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है जी. अब हमसे पूछा है कि एक तो ये n बताओ, ये कहां पहुंचा हुआ था, दूसरा z बताओ, ये कौन सा एटम है. देखो, वेरी सिंपल. सेकंड तक पहुंचने के लिए, टू रीच टिल सेकंड, एनर्जी रिलीज्ड, सेकंड तक पहुंचने के लिए एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 10 प्लस 17, दैट इज 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और टू रीच टिल थर्ड, एनर्जी रिलीज्ड कितनी? 4.25 प्लस 5.95,
यानी 0 to 10, 10.2, ठीक। यानी यहां तक पहुंचने के लिए 10.2, यहां तक पहुंचने के लिए 27। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक की एनर्जी कितनी होगी इसका मतलब? सोचो और ये बताओ कि इसका मतलब ये जो सब कुछ लिखा है उससे मेरे को ये बताओ यहां की एनर्जी कितनी होगी। शाबाश आर्यन। मतलब E3 माइनस E2 जो होगा उसकी वैल्यू 27 माइनस 10.2 होगी। इन्हीं का डिफरेंस तो बचेगा ना, तो आ जाएगा E3 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 16.8। वेरी नाइस। अब E3 का मतलब क्या था? थर्ड शेल की एनर्जी। तो थर्ड शेल की एनर्जी कैसे निकालोगे? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे n3 था, यहां n2 था, शुड बी इक्वल टू 16.8। इट शुड बी इक्वल टू 16.8। बेटा क्या हम यहां से z निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट z? ऑब्वियसली z निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली z निकाल सकते हैं। अगर z निकाल लिया, अगर z निकाल लिया तो बेटा अगेन फिर हम इसमें उस z की वैल्यू पुट करके, अब हमने z निकाल लिया, अब n से सेकंड तक गिरने के लिए En माइनस E2 कितनी एनर्जी चाहिए थी? 27। ये देखो सेकंड तक पहुंचने के लिए, तो En हो गया माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। यहां z निकाल दिया है, पुट z, यहां पे z को पुट कर दो एंड कैलकुलेट n, कैलकुलेट n। तो n भी आ गया, z भी आ गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर इतना नहीं है। सिंपल था कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, वो 2 बार उसने एनर्जी फेंकी ऐसे ऐसे करके, सेकंड में पहुंच गया। 2 बार एनर्जी ऐसे फेंकी तो कहां पहुंचा? थर्ड पे। हमें nz बोलना था, तो भैया हमने देखा कि इतनी एनर्जी यहां पे गिरने के लिए, इतनी एनर्जी यहां पे गिरने के लिए, तो यहां से यहां गिरने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? इनका डिफरेंस। तो E3 माइनस E2 इज दिस। तो E3 में 3n था, E2 में n2 था, z हमें नहीं पता था, z निकाल दिया। और फिर बोला n से यहां तक गिरने के लिए 27। अब हमें n निकालना था, n नहीं पता था, z तो पता चल गया, यहां से यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, और E2 यहां पे दिया है 27 के बराबर, पुट करके n निकाल लेंगे। क्लियर? क्विकली बोलिएगा यस और नो। सो दिस इज सेकंड लेवल क्वेश्चन, ठीक है? ये थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे हम। अब देखो बेटा, ये एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन मैंने हर तरह का तुम्हें करवाने की कोशिश की है, एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक शेल की एनर्जी, सेकंड शेल की, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक सब बता दिया। बेटा ऐसे रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सेम ही क्वेश्चन है रेडियस पे बेस्ड, सेम ही है वेलोसिटी पे बेस्ड। जैसे कि हमने रेडियस को बोला था कि रेडियस ऑफ, जब एच शेल की निकालते हैं तो रेडियस ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन इनटू n स्क्वायर अपॉन z, ये फॉर्मूला आ जाता है। उसी को सॉल्व करके, जो हमने अभी फॉर्मूला पहले लिखा था उसको सॉल्व करके ये आ जाता है, ठीक। और इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स होती है।
तो यानी R of n is equal to 0.53 into n square upon z. आपको बोला फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम का रेडियस निकाल दो. रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव. तो भैया रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव -0.53 z हीलियम के लिए 2 का n हीलियम के लिए फर्स्ट का स्क्वायर और z 2 नीचे स्क्वायर नहीं है. सॉल्व कर लो. ऐसे लिथियम का निकाल सकते, हाइड्रोजन का निकाल सकते, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिस मर्जी का निकाल. सेम एनर्जी वाली बात हो गई. और वैसे अगर एक का रेडियस दिया और दूसरा निकालना हो तो R1 by R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1. ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन वही है. एक का रेडियस दिया, दूसरे का निकालना है. बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ऐसे ही बेटा वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे. वेलोसिटी ऑफ nth शेल v1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू z अपॉन n. v1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू z अपॉन n. यहां पे v1 क्या है? v1 की वैल्यू 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है. तो बेटा अगर आपको मैं बोल दूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव. तो भैया फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव में वेलोसिटी देखी जाए तो 2.16 इंटू 10⁶ इंटू z की वैल्यू लिथियम की 3 और हाइड्रोजन इसमें फर्स्ट शेल दिया तो 1. सॉल्व करके निकाल लेंगे. अगर एक की वेलोसिटी दी तो यहां पे भी v1 बाय v2 इज इक्वल टू z1 बाय z2 n2 अपॉन n1. वहां से निकाल लेने का. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी हो जाएंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलना. यस और नो. टाइम कम बचा है, अभी क्वेश्चन है. ओ वेरी गुड. अब एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लास्ट है पर अत्यंत इंपॉर्टेंट है. हमें बोला find the ratio of time period for complete revolution of electron in second and fourth Bohr orbit in helium 1 positive spectrum. Helium 1 positive पूछ लो, spectrum नहीं, sorry. Find the ratio of time period for complete revolution of electron in second and third Bohr orbit in helium 1 positive. बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, याद करो जरा. टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करवाया था कि नहीं? पर लास्ट में बताया था कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब z का. याद करो, बताया था पिछली बार n का क्यूब बाय z का स्क्वायर है ना. तो सिंपल हो गया क्वेश्चन. t1 बाय t2 n1 का क्यूब अपॉन z1 का स्क्वायर. ठीक, z1 का स्क्वायर और यहां डिवाइड होना था तो ऐसे लिखोगे ना, n1 का क्यूब z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का क्यूब z2 का स्क्वायर. यानी t1 बाय t2
n1 का क्यूब बाय n2 का क्यूब इंटू z2 का स्क्वायर बाय z1 का स्क्वायर। तो t1 बाय t2 हमारे को सेकंड और थर्ड का पूछा है, तो t2 बाय t4 n1 है 2 का क्यूब, n2 है 4 का क्यूब, z दोनों का सेम है, कट गया, दोनों हीलियम है तो z कट गया, तो बेटा t2 बाय t4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहां पे 2 का क्यूब 8 बाय 64 1:8। बोलो क्लियर। और अगर यहां पे दो अलग अलग दिए होते, ऑर्बिटल हीलियम एंड लिथियम टू पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, तो क्या करते, तो भैया Z भी पुट करते, तो फॉर्मूला बन जाता T ऑफ हीलियम बाय T ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 का क्यूब बाय 4 का क्यूब इंटू Z लिथियम वाला ऊपर 3 का स्क्वायर और हीलियम वाला नीचे 2 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लेते। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बेटे हाइड्रोजन ये बोहर मॉडल पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन वी हैव डेल्ट इन क्लास। अब बाकी आपकी अपनी बुद्धि है कि आप कितनी एप्लीकेशन इसकी कर सकते हो। आपको असाइनमेंट ऑलरेडी भेजी हुई है, यानी इसका फ्यूल है, तो बोहर मॉडल वाला फ्यूल पूरा कर लीजिएगा। ठीक, जो असाइनमेंट है बोहर मॉडल के बाद वाली वो पूरी कर लीजिएगा।